नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में विपक्षी पार्टी बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। उसे लगता है कि उसने नीतीश सरकार का पहला विकेट गिरा दिया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तो कह दिया है कि नीतीश सरकार क्लीन बोल्ड हो गई है। सुशील मोदी की बात अतिशयोक्ति जरूर है, लेकिन मंत्री पद से कार्तिक कुमार का इस्तीफा सरकार के लिए एक झटके की तरह जरूर है। कार्तिक कुमार बाहुबली अनंत कुमार के करीबी हैं और लालू और तेजस्वी के भी करीबी हैं, लेकिन उन पर दाग है। विपक्ष ने एक दागी मंत्री के खिलाफ माहौल बनाया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी उत्साहित है और उसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उसे और कामयाबी भी मिल सकती है, लिहाजा उसने सरकार पर हमले और तेज कर दिए हैं। कार्तिक कुमार को लेकर बुधवार को बड़ी तेजी से घटनाक्रम में बदलाव हुआ। सवेरे सवेरे खबर आई कि सरकार ने कार्तिक कुमार के विभाग में को बदल दिया है। उन्होंने विधि विभाग से हटाकर उन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन रात होते ही खबर आई कि कार्तिक कुमार ने गन्ना मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कार्तिक कुमार का इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ जब कार्तिक कुमार के खिलाफ अपहरण के एक मामले में दानापुर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अब खबर ये कि कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। तो अब आप ये समझिए कि कार्तिक कुमार ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया है। इसको समझने के लिए समझिए, मंत्री बनते ही कार्तिक कुमार विवादों में घिर गए थे और मंत्री बनते ही कार्तिक कुमार पर विवाद गहरा गया था। कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट की बात भी सामने आई और कार्तिक कुमार के शपथ लेने पर भी सवाल उठा दिए गए थे। और इसके बाद में मंत्री कार्तिक कुमार ने सफाई भी दी थी। 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत की उन्होंने बात भी कही थी। सीएम ने आरोपों की जानकारी नहीं होने की बात कही। जब उस वक्त सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वाम दलों ने कार्तिक कुमार को मंत्री बनाने का फिर विरोध किया था और मंत्री बनाने से सरकार की छवि खराब होगी, ये भी लेफ्ट की तरफ से कहा गया था। हम के जितना मांझी ने भी ये मुद्दा उठाया था, उनकी तरफ से भी इसका विरोध किया गया था। अब आप ये समझिए कि कार्तिक कुमार पर आरोप क्या लगा है। कार्तिक कुमार साल 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी हैं। बिहटा में राजू सिंह के अपहरण के लिए किए जाने का उन पर आरोप लगा है और इसी मामले में बिहटा में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में कार्तिक कुमार को आरोपी बनाया गया था और कार्तिक ने अपने हलफनामे में आरोपों की जानकारी भी दी थी और मामले में 1 सितंबर तक गिरफ्तारी से उन्हें राहत मिली थी। कार्तिक कुमार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के करीबी हैं। कार्तिक कुमार अनंत सिंह के भी करीबी बताए जाते हैं और तमाम आरोपों के बावजूद कार्तिक कुमार मंत्री बने। विभाग बदलने के बाद कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले कार्तिक कुमार पहले मंत्री नहीं हैं। अब आप ये भी समझिए कि इससे पहले भी कई सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। साल 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोप में अपने 6 मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं या फिर उन्हें बर्खास्त कर चुके हैं। अब किसने कब इस्तीफा दिया, इसको समझिए। 25 नवंबर 2005 जीतन राम मांझी को मात्र 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। 17 मई 2008 को परिवहन मंत्री आर.एन. सिंह का इस्तीफा लिया गया। 19 मई 2011 सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही 11 अक्टूबर 2015 निबंधन उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा का इस्तीफा हुआ था। 8 अगस्त 2018 को समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दिया।
19 नवंबर 2020 को शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया था। यानी कि अब तक इतने सारे मंत्री जो रह चुके थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं आगे। कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि अभी पहला विकेट गिरा है। नीतीश कुमार पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए, अभी आगे कई और विकेट गिरेंगे। जैसे क्रिकेट के मैच का ये पहला ओवर था, जिस पहले ओवर में नीतीश जी क्लीन बोल्ड हो गए, तो ये तो पहला विकेट गिरा। अभी और कई विकेट गिरेंगे, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। चूँकि इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन बाहुबली हैं, डॉन हैं, माफिया हैं, जिनकी छवि समाज में अपने ज़िले के अंदर अपराधी की छवि है, अपहरणकर्ता की छवि है, किडनैपर की छवि है, हत्या की साजिश करने वालों की छवि है, आर्म्स एक्ट रखने वालों की छवि है। तो ऐसे लोगों को लेकर आप कब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अब कार्तिक कुमार के इस्तीफे पर बिहार में सियासत भी चरम पर है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी ने कल रात में ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। ये तो एक उदाहरण पेश किया उन्होंने, ये अनुकरणीय है। लेकिन बीजेपी जो हाई तौबा मचा रही थी, अब बीजेपी बताए कि उत्तर प्रदेश में जो दागी मंत्री हैं आदरणीय योगी जी के मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 44% आरोपी दोषी मंत्री हैं, उनसे बीजेपी कब इस्तीफा लेगी? पार्टी के दबाव में आज बिहार सरकार में मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी का इस्तीफा देना पड़ा। वारंटी होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ने जब बार बार आईना दिखाने का काम किया तो उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदल करके उनका विभाग बदलने का काम किया। बहुत ही सुंदर कदम, बहुत ही सुंदर पहल और एक बिहार के लिए बेमिसाल है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए बेमिसाल है। अब देखना है कि भाजपा कब अपने मंत्रिमंडल से आरोपित लोगों को इस्तीफा लेती है। वहाँ तो एक से एक लोग हैं जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चला दी और अभी भी उनके पिताजी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और इधर कार्तिक कुमार के वकील कोर्ट पहुंचे हैं। कार्तिक कुमार पर बड़ी सुनवाई होने वाली है आज, जिसको लेकर उनके वकील कोर्ट पहुंचे। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार से मुलाकात की। आपको बता दें कि अपहरण मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। कार्तिक कुमार इस मामले में आरोपी हैं। दानापुर कोर्ट में आज ये सुनवाई की जाएगी। और अब वो सवाल जो पटना से लेकर दिल्ली तक हर जगह पूछा जा रहा है, सवाल ये कि क्या बिहार से मेन फ्रंट लगाएगा बाजी? कल जब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पटना आए तो सीएम नीतीश कुमार ने मेन फ्रंट की बात कह दी, लेकिन पीएम पद के लिए नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर अभी भी कोई संकेत नहीं दिए गए। फिर भी मीडिया जब सवाल पूछता रहा तो नीतीश वहां से निकलने की जल्दबाजी में दिखाई दिए। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का एक दिन का कार्यक्रम गहमा गहमी से भरा रहा। केसीआर ने यहां गलवान के 5 शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख और हैदराबाद अग्निकांड के शिकार लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की ख्वाहिश रखने वाले दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात भी हो चुकी थी और अब बारी थी मीडिया से मुखातिब होने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई मोदी पर केसीआर के हमले से। अब सवाल जब 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है के हमले से। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक सवाल ऐसा था जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दबाजी में दिख रहे थे। सवाल था केसीआर से कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। जवाब भी मिला। मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए,
वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत। फिर सवाल हुआ कि क्या आप पीएम पद के लिए नीतीश कुमार की उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। केसीआर जब जवाब देने ही वाले थे कि सामने जल्दबाजी दिखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मानो कहा बस हो गया, क्या जवाब देना। पर केसीआर जल्दबाजी में नहीं थे। फिर सवाल हुआ, फिर बैठे, फिर उठे। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सवाल पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का कई बार उठना बैठना पटना के सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पटना पहुंचकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से मिले, जिसके बाद थर्ड फ्रंट को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर कहा कि 2014 में भी थर्ड फ्रंट बना था, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि केसीआर के आने के बाद से अब बिहार में काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है, क्योंकि साफ तौर पर केसीआर के इस मुलाकात को थर्ड फ्रंट को लेकर देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं और केसीआर का बिहार आना उन्हीं में से एक कदम है, जिसके बाद केसीआर ने वहां पहुंचकर नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की। सभी के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जिसमें केसीआर ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने भी केसीआर के कामों की सराहना की थी। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है कि देश के स्तर पर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी और यह सुनिश्चित होगा कि 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले। इन लोगों की नीयत है विभिन्न मुद्दों से ध्यान भटकाना और सिर्फ चेहरे की बात करना। एनडीए से सिमटती भाजपा महागठबंधन के बड़े कुनबा से घबराकर अलग अलग तरह के सवालों करती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। देश में चुनाव मुद्दों पे होता है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी से कौन लड़ेगा। तो प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता कर रहा है कि जो इसमें दौड़ेगा उसको प्रधानमंत्री वाला मेडल मिलेगा। अरे मेढक को नहीं तौला जाता है। मेढक को जब तराजू पर रखिएगा तो एक ठो उछल करके भागेगा, दूसरा को रखिएगा दूसरा उछल करके भागेगा। तो यूपीए में ये मेढकों का प्रधानमंत्री दौड़ प्रतियोगिता है, ये कभी सफल नहीं होने वाला है। मुंगेरी लाल बीपीएससी परीक्षा के नए पैटर्न में आज बदलाव हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार मुख्य सचिव के साथ आज बैठक करेंगे। बीपीएससी के चेयरमैन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अभ्यर्थियों के नए पैटर्न के विरोध के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। आज दोपहर बाद इस मामले पर फैसला लिया जा सकता है और इसमें जो न्यू परसेंटाइल मेथड का इस्तेमाल करने की बात की जा रही थी उसे बदला जा सकता है। तो आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर बाद ये बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कल पटना में धरना प्रदर्शन किया था। काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है। और बीपीएससी के नए पैटर्न का विरोध कर रहे छात्रों पर कल पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था और इस पर सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया। अब यहां जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर छात्र इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हो गए, इतना बवाल उन्होंने क्यों किया, छात्रों का बवाल क्यों सामने आया। तो समझिए, बवाल 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बीपीएससी ने नई तारीख का उसके बाद ऐलान किया था। बीपीएससी ने कहा कि नए पैटर्न पर परीक्षा ली जाएगी। छात्र नए परीक्षा पैटर्न का ही विरोध कर रहे हैं। 2 दिनों की परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। नए परसेंटाइल सिस्टम का भी छात्रों की तरफ से विरोध किया गया। आपको बता दें कि एक ही पाली में परीक्षा लेने की अब मांग की जा रही है और कल भी छात्रों ने इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था और इससे पहले भी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। पुलिस के लाठीचार्ज की आलोचना भी हो रही थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है
और खबर यह है कि आज दोपहर बड़ा फैसला आ सकता है। संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या माना जाए कि आज जो बड़ा फैसला आएगा उससे छात्रों को थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए, 67वीं जो प्रारंभिक परीक्षा है बीपीएससी की, इसमें तकरीबन 6 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होने वाले हैं और 20 और 22 सितंबर को परीक्षा होने वाली है। लेकिन इसका लगातार विरोध जारी है क्योंकि पहली बार बीपीएससी ने परीक्षा पैटर्न जो है उसको बदला है, यानी IQ परसेंटाइल सिस्टम। ये जो है इस मेथड के जरिए जो है परीक्षा ली जाएगी, जिसका लगातार विरोध है। सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है और आज बीपीएससी के चेयरमैन के साथ साथ मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सीएम की, जिस बैठक में ये कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा फैसला होगा, यानी जो पुराने पैटर्न है उसी पैटर्न के तर्ज पर फिर से एक बार आयोग जो है परीक्षा लेगी, क्योंकि जो नया पैटर्न है उसका विरोध जारी है। हालांकि जिस तरह से आरोप लगा था परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक का और मई महीने में परीक्षा हुई थी और इसका परीक्षा रद्द करना पड़ा था, लेकिन इस IQ परसेंटाइल सिस्टम को कहीं ना कहीं वापस लेने के बाद आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर अब आयोग जो है फिर से नए सिरे से कैसे परीक्षा लेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते आगे और इसी बीच आरा से बड़ी खबर आपको बता दें, कारोबारी को गोली मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां पर एक कारोबारी को गोली मारी गई, पत्नी के पैर में भी गोली लग गई। 2 बदमाशों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। बड़का गांव अख्तियारपुर की एक घटना बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और दोनों ही जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, यहाँ पर एक कारोबारी और उनकी पत्नी पर बदमाशों ने गोलीबारी की है। आपको बता दें, दोनों ही इस मामले में गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कई सारी गोली मारी, जिसमें पत्नी के पैर में गोली लगी है। हाथ में, पैर में। कहाँ जा रही थी आप? रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे सर, खाना खिलाने। मेरा पति बोल रहे थे कि ए में ना खाइल जी, चलो में खाइल जाई। ऐसे करते करते बीरान रास्ता में गाड़ी रोक दिए, कह रहे कि आगे एगो और बार उनको पता करते हैं। तब तक ले 2 लड़का आया बाइक से, हाफ पैंट में, काला टी-शर्ट में, मास्क लगाया था। उन लोग से बतियाने लगे, गाड़िया अपना लेट से स्टार्ट कर रहे थे, तो हमको लग रहा था कि क्या बात बा, जंगलिया भी गाड़ी रोक ले बारन। तब तक ले दाएं 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 मारने लगा हमको, हम पीछे बैठिए रहते। अगली खबर दानापुर से है, जहां हादसे को न्योता दिया जा रहा है। गंगा में नाव पर ओवरलोड सवारी हो रही है, जिस वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। तेज धारा और तेज हवा में सवारी की जा रही है। यहां पर पुल नहीं होने की वजह से ये सभी लोग नाव का ही सहारा लेकर आवागमन करते हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, दानापुर की तस्वीर देखिए, जहां पुल नहीं होने की वजह से नाव से ही ये सभी लोग जिस नदी को पार करते हैं। लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नदी में उफान है और ऐसे में भारी नाव जो है वो कभी भी नदी में पलट सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन लोगों के सामने मजबूरी यही है कि पुल नहीं होने की वजह से नाव से ही यातायात में उन्हें सुविधा मिलती है। तो बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां पर देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ही नाव पर कई सारे लोग सवार हैं और नाव पर दबाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है, लेकिन लोगों के सामने भी मजबूरी है क्योंकि उनके सामने यातायात के लिए कोई साधन नहीं है। पुल नहीं होने की वजह से ये लोग सभी नाव पर ही सवार होकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। लेकिन फिलहाल नदी में भी उफान काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ हवा चल रही है। ऐसे में इन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर सवारी करना शुरू किया है। लेकिन सवाल ज़रूर है, यहाँ पर इन्हें देखने वाला, रोकने वाला भी कोई नहीं है, ना ही कोई मदद इन तक पहुँचाई जा रही है। और आम जनजीवन को सही तरीके से रखने के लिए, चलाने के लिए लोगों को नदी पार करना पड़ता है, जिस वजह से लोग नाव का ही सहारा लेते हैं। हम लोगों को बहुत कष्ट होता है, नाव से आना जाना रहता है।
हम लोग तो बहुत दिन से पक्का पुल का मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जब तक हम लोगों का यही सवारी है, जो नाव से हम लोग आते जाते हैं। अब बड़ी समस्या गंभीर है, जो पानी बिगड़ा हुआ है, कभी भी खतरा हो सकता है। और पटना में बढ़े जलस्तर के कारण गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का पानी इस कदर बढ़ गया है कि दीघा का शमशान घाट सहित पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। शवों को जलाने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दियारा से लोग घरों को छोड़कर बाहर निकलने को मजबूर हैं। दीघा का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवीएस नारायण ने। गंगा में लगातार बढ़ते जल स्तर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। और अगर पटना की बात करें तो पटना में गंगा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। और ये तस्वीर ज़रा देखिए कि हम अभी दीघा में मौजूद हैं और दीघा में ये देखिए शमशान घाट है जो पूरी तरह से डूबा हुआ है। जहाँ पे कल तक लोग आकर शवों को जलाते थे, यहाँ पे लोग बैठते थे, वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। और जिस कदर यहाँ पे लगातार जल स्तर बढ़ा है, जो बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो आ गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो किनारे जो बांधने की जो कोशिश की गई है, बोरे लगाकर, सीमेंट लगाकर, वहाँ से भी पानी जो है वो बाहर में आ रहा है। और पूरा दियारा इलाका जो है आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ये लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो लोग, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आप यहाँ पे रहते हैं, कितनी मुश्किल हो रही है ये? बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ, बॉडी जलाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर जी, बात समझिए। अब बॉडी जलेगा रोड पर, इस साइड में। अच्छा, स्थिति आ गई है सड़क पे जलाने की? सड़क पे पानी जितनी बढ़ेगी उतनी भी रोड पर जलेगी। और वहाँ से दियारा में लोग कैसे रह रहे हैं? बहुत दिक्कत है, इतना दिक्कत है ना कि गाय भैंसी सब दह के जा रहा है, सांप बिच्छा सब। सारे लोग निकल रहे हैं नाव से? हाँ, सभी पट्टी आएंगे, सब इधर आ रहे हैं। कितना मुश्किल है? हाँ, परेशानी बड़ी है। परेशानी तो है ही है, इससे बराबर करे पड़ेगा, इधर बॉडी चलेगा। देखिए, तो यहाँ पे जिस कदर लगातार जल स्तर बढ़ा है, उसे लेकर के यहाँ पे तो शवों को जलाने के लेकिन मुसीबत तो है ही, लेकिन दियारा के इलाके में जो लोग रहते हैं वो पूरी तरह से विस्थापित होने को मजबूर हैं और नावों में बैठ करके दूसरे किनारे पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीएस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।